नमस्ते। नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तथा आईएमए नागपुर द्वारा आयोजित अवयवदान जनजागृति सप्ताह के अंतर्गत अवयवदान संवाद में मैं डॉक्टर शशांक जगदीश वंजारी, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट, न्यू एरा हॉस्पिटल। मैं डॉक्टर राहुल सक्सेना, कंसल्टेंट लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन, न्यू एरा हॉस्पिटल नागपुर। ये जनजागृति सप्ताह मनाने का मुख्य कारण यही है कि सामान्य जनता में अवयवदान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचे और उनके मन में फैले हुए जो संभ्रम है उसे दूर किया जा सके। अवयवदान की कमतरता एक जागतिक समस्या है, पर एशिया और मुख्यतः भारत इस एवरेज में काफ़ी पीछे है। भारत में लाखों मरीज़ एंड ऑर्गन डैमेज के वजह से, समय पे ऑर्गन डोनेशन ना मिलने के वजह से मृत हो जाते हैं। लगभग भारत में 25 से 30 हज़ार सालाना लीवर की ज़रूरत है लीवर डोनेशन के लिए, बट असल में सिर्फ 1,500 से 2,000 ही लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरीज हो पाती है। इस वजह से कई ऐसे मरीज़ जो लीवर डोनेशन से और लीवर ट्रांसप्लांटेशन से बच सकते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से हाथ खोना पड़े। यही स्थिति किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में भी है, हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में भी है और कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बारे में भी है। इसके बेसिकली मुख्य कारण यही है कि लोगों में ऑर्गन डोनेशन की जनजागृति की कमी, उनके मन में बैठा हुआ डर, अपनी कुछ भ्रांतियाँ। अब इन्हें दूर करने के लिए लोगों तक ऑर्गन डोनेशन का महत्व और इसके फ़ायदे पहुंचाए जा सके, इसके लिए ये सप्ताह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज का संवाद कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत अब तक किडनी ट्रांसप्लांट, स्किन ट्रांसप्लांट, आई डोनेशन के बारे में आप सबसे बात हुई है। आज मैं डॉक्टर शशांक और मेरे साथी डॉक्टर राहुल सक्सेना सर, हम लीवर डोनेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लीवर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बेसिकली लीवर है क्या, ये पहले जानना हमें ज़रूरी है। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंदरूनी ऑर्गन है। ये लगभग 1.5 किलो का होता है और हमारे पेट के राइट साइड के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके कई फंक्शंस हैं। आप इसे अपने बॉडी का एक स्टोर हाउस मान सकते हैं। ये विटामिन्स, मिनरल्स, ग्लाइकोजन, इनको स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पे शरीर को इसे प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये इसका एक सिंथेटिक फंक्शन होता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें ये बाइल बनाता है जो कि पाचन के लिए अत्यावश्यक है। अल्बुमिन बनाता है जो शरीर के अंदर का पानी धमनियों में पकड़ के रखता है, शरीर के बाकी मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। ये कई सारी अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, जिससे शरीर का पीएच और लैक्टेट लेवल्स सामान्य रहते हैं। शरीर में एटीपीज जनरेट होती है जो शरीर की कोशिकाओं को एनर्जी देती है। ये साथ में एक शरीर का फिल्टर भी हम इसे कह सकते हैं। जो भी केमिकल्स है, जो भी अनावश्यक वस्तुएं हैं, उन्हें डिटॉक्सिफाई करता है। तो इन सारे कारणों की वजह से लीवर का स्वस्थ रहना एक स्वस्थ जिंदगी के लिए काफ़ी अनिवार्य है। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि डॉक्टर राहुल सर हमें बताएं कि लीवर खराब होने के क्या क्या मुख्य कारण हैं। सर। थैंक यू डॉक्टर शशांक। जो लीवर खराब होने का सबसे प्रमुख कारण जो हम सबको पता है वो है शराब का सेवन। तो अनरेगुलेटेड अमाउंट में, बिना किसी नियंत्रण के शराब हर दिन पीने से लीवर धीरे धीरे करके ख़राब होता जाता है। लीवर ख़राब होने का कोई समय नहीं है। शराब की वजह से लीवर ख़राब 2 साल में भी हो सकता है, 5 साल भी लग सकते हैं या 10 साल भी लग सकते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन लीवर ख़राब करने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। अगर हम बात करें तो एक नया जो कारण आजकल बहुत तेज़ी से सामने आया है उसे हम नैश बोलते हैं। नैश का मतलब होता है नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, बिना शराब के लिवर का ख़राब होना। तो इसके क्या रीज़न्स है? एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है मोटापा। लॉकडाउन के पीरियड से हम देखें तो लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही सेडेंटरी हो गया है। लोग घर पे बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, जिम नहीं जाते, बाहर एक्सरसाइज नहीं करते।
सो धीरे धीरे जो लोगों का वज़न बढ़ रहा है, अलग अलग तरह की इससे जुड़ी हुई बीमारियां बढ़ रही हैं, डायबिटीज़ बढ़ रहा है, थायराइड की बीमारियां बढ़ रही हैं, ये सब चीज़ें लिवर को भी ख़राब करती हैं। इसमें लिवर ख़राब शराब की वजह से होगा, हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से होगा, या नैश की वजह से होगा, लेकिन जो एंड स्टेज है वो सबकी समान है। इसके अलावा कुछ कारण हो सकते हैं जहाँ पे आनुवंशिक बीमारियाँ, जिसे हम जेनेटिक बीमारियाँ बोलते हैं, उनकी वजह से भी लिवर ख़राब होता है। बट ये पेशेंट जो हैं वो, उनमें ये लिवर ख़राबी बचपन से ही देखने को मिलती है। तो लिवर, जैसा डॉक्टर शशांक ने बताया कि भारतवर्ष में हर साल करीबन 50,000 पेशेंट ऐसे हैं जो लिवर ख़राब होने की वजह से डॉक्टर्स के पास में जाते हैं, और इन 50,000 पेशेंट्स को लिवर की ज़रूरत है, नए लिवर की, अच्छे लिवर की ज़रूरत है। लेकिन हम भारत में 2,000 से 2,500 ही ट्रांसप्लांट्स कर पा रहे हैं लिवर के हर साल में, और कोरोना काल की बात करें तो ये नंबर और कम होके 1,000-1,500 तक पहुंच गया है। सो जितनों की हमें ज़रूरत है उससे कम हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। बीमारी हर साल बढ़ जाती है, हर साल नए पेशेंट्स पूल में ऐड हो जाते हैं। इसलिए लिवर डोनेशन जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम लिवर डोनेशन के ऊपर ध्यान दें तो कई सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बचा पाएंगे। सही बात कह रहे हैं सर, क्योंकि आजकल देखा गया है कि बीमारियां तो बढ़ते जा रही है, और बीमारियां बढ़ी है उस हिसाब से ट्रीटमेंट भी आगे प्रगत हुआ है, जिस वजह से हमें ट्रांसप्लांट का एक ऑप्शन मिला है। बट ट्रांसप्लांट में मुख्य समस्या ऑर्गन डोनेशन की कमी यही है, और यही एक मुख्य मकसद है जो आज हम इस लीवर डोनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं सर से पूछना चाहूँगा कि कौन व्यक्ति लीवर डोनेट कर सकता है? देखिए, लिवर डोनेशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है जिसमें मेंदु मृत या ब्रेन डेड व्यक्ति लिवर डोनेट करता है। दूसरा होता है जिसमें एक जीवित व्यक्ति अपने लिवर का एक टुकड़ा डोनेट कर सकता है। सो अगर हम बात करें मेंदु मृत व्यक्ति, ब्रेन डेड व्यक्ति के लिवर डोनेशन करने की, तो इसमें लिवर डोनेशन की कोई उम्र नहीं है। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो जिसके शरीर में चला जाएगा, डोनेट होने के बाद जिस पेशेंट के बॉडी में लग जाएगा, उसकी एज के हिसाब से, उसके बॉडी के हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। सो एक 2 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, या फिर एक 100 साल का आदमी भी अपना लिवर डोनेट कर सकता है, अगर डॉक्टर्स की टीम उसका टेस्ट करती है और उसको सही पाती है तो वो यूज़ में आ सकता है। डॉक्टर शशांक हमें बताएंगे कि अगर एक जीवित व्यक्ति लिवर डोनेशन करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? डेफिनेटली, जीवित व्यक्ति को लिवर डोनेशन करने के कुछ फिक्स क्राइटेरियाज है, जो एक ऑर्गन डोनेशन का हमारा जो एक्ट है उसके अंदर वो डिफाइंड है। यूजुअली परिवार का सदस्य, प्रेफरेबली फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, जैसे पति या पत्नी, बच्चे, माता पिता प्रेफरेबली, या भाई बहन, ये डोनेट करते हैं तो उनका ब्लड ग्रुप हम मैच करते हैं। यूजुअली ABO कंपैटिबल, मतलब आपका जो ब्लड ग्रुप है, समझिए अपने पेशेंट को अगर उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है तो O पॉजिटिव का डोनर हम प्रेफर करते हैं, और यूजुअली अगर ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हो तो रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे पाए गए हैं। दूसरा व्यक्ति स्नेहवश उनसे संबंधित हो, कुछ स्नेहवश उनके रिश्ते हो, उसमें भी डोनेट कर सकता है। बट उसके लिए जो जोनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी है उसका अप्रूवल ज़रूरी है। और पहली बात ये भी है कि जो डोनर है उसकी भी सारी जांचें की जाती है। अनलेस डोनर हेल्दी है, उसका लीवर हेल्दी है, तब तक डोनर को हम फाइनल नहीं करते हैं। डोनर की लीवर की सारी जांचें जो वो सामान्यतः अपने ज़िंदगी में नहीं कराए, वो सारी कराई जाती है। उनके ऑटोइम्यून मार्कर्स देखे जाते हैं, वायरल मार्कर्स देखे जाते हैं, लीवर में फ़ैट की कितनी मात्रा है वो देखा जाता है, लीवर का सिटी स्कैन किया जाता है, लीवर का फंक्शन कैसा है, इसके लिए लीवर फंक्शन टेस्ट और लीवर सिंथेटिक फंक्शंस ये सारे कराए जाते हैं। इन सारे पैरामीटर्स पे जब वो व्यक्ति फिट बैठता है तभी फाइनली डॉक्टर्स उसे लीवर डोनेशन के लिए फिट घोषित करते हैं, और तभी उसका लीवर लिया जाता है। और एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि ये जो लाइव डोनर लीवर ट्रांसप्लांट है, ये डिसीज डोनर से फ़ायदे का इसलिए ज़्यादा है कि इसके लिए वेटिंग लिस्ट या पेशेंट का जो वेटिंग पीरियड है वो नहीं रहता।
इसमें जो वो वेटिंग पीरियड में जो पेशेंट का हालत डिटोरिएट होते जाता है और कई बार स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि पेशेंट लिस्ट पे है पर उसका ट्रांसप्लांट हो नहीं पाता, कि ऑर्गन ही मिल नहीं पाता या उसका नंबर आने तक उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो इससे उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है, जल्द से जल्द सर्जरी कराई जा सकती है और इसमें रिजल्ट्स भी कई बार अच्छे पाए गए हैं। और अगर हम बात करें जीवित व्यक्ति के लिवर डोनेशन की, तो लिवर एक ख़ास तरह का ऑर्गन है। पूरे बॉडी में लिवर में एक विशेषता ये है कि अगर हम आधा लिवर निकाल दें और किसी दूसरे के बॉडी में लगा दें, तो दोनों डोनर और रेसिपिएंट दोनों के बॉडी में बचा हुआ आधा आधा पार्ट साइज़ में बढ़ने लगता है। सो 6 से 8 हफ्ते में बढ़ के अपना नॉर्मल साइज़ का हो जाता है। तो यही प्रिंसिपल है जिसके ऊपर एक जीवित व्यक्ति का लिवर डोनेशन बेस्ड है। डोनर जो है उसका आधा लिवर निकाल दिया जाएगा, पेशेंट के बॉडी में लगा दिया जाएगा। 6 से 8 हफ्ते में डोनर का लिवर बढ़ के नॉर्मल साइज़ का हो जाएगा, पेशेंट का लिवर बढ़ के नॉर्मल साइज़ का हो जाएगा। दोनों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर शशांक, डोनर को क्या प्रॉब्लम आ सकती है इस बारे में? सामान्यतः डोनर को कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती। लिवर डोनेशन काफ़ी एक सेफ सर्जरी है, क्योंकि इसमें हम ख्याल यही रखते हैं कि पेशेंट की ज़रूरत और डोनर की अपनी आगे की ज़िंदगी की ज़रूरत, दोनों के हिसाब से लीवर को बांटा जाए। और जैसा सर ने कहा, लीवर की एक ख़ास विशेषता है कि ये अपने आप ग्रो करता है और कुछ हफ्तों में अपने सामान्य साइज़ तक पहुंच जाता है। तो एक तो हम डोनर भी जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हम सारी जांच पड़ताल के बाद सिलेक्ट करते हैं, जिससे पोस्ट सर्जरी कोई प्रॉब्लम ना आए डोनर को एज वेल एज रेसिपिएंट को। तो इतनी सारी चीज़ों का जब हम ख्याल रखते हैं तो यूजुअली डोनर के साथ कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। वर्ल्ड डेटा जो है तो डोनर रिलेटेड मॉर्टेलिटी काफ़ी कम है, ये तो 0.5% से भी कम है, 0.38 का एक्चुअल फिगर है। कुछ सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे बिलियरी कॉम्प्लिकेशंस या वस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस क्वचित आ सकते हैं, बट सर्जरी के दौरान उसका विशेष ख्याल रखा जाता है। डोनर हमारे लिए काफ़ी प्रीशियस होता है, तो डोनर की हेल्थ का ख्याल रखना ये हमारे प्रेफरेंस लिस्ट में काफ़ी ऊपर होता है। डोनर और रेसिपिएंट दोनों स्वस्थ रहे, यही हमारा हमेशा एम रहता है। तो लिवर के ख़राब होने पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? हमें पता कैसे चलेगा कि किसी व्यक्ति का लिवर ख़राब है, उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ना चाहिए या लिवर के डोनेशन के लिए आगे अपना नाम लिखाना चाहिए? सर, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हम कैसे पहचानें कि लीवर की खराबी है। सिर्फ अपचन या गैस हो जाना ये लीवर की खराबी नहीं है, जो अक्सर हमें ओपीडी में पेशेंट आके कहते हैं कि लीवर की खराबी के कुछ मुख्य लक्षण हैं, जैसे डीप जॉन्डिस। दूसरी चीज़ है पेट में पानी भरना, पेट का फूलना, उसमें पानी भरना। कभी कभी खून की उल्टी होना, काले रंग की लैट्रिन होना। कई बार लीवर की खराबी की वजह से जो अमोनिया होता है जिसे लीवर डिटॉक्सिफाई करता है, शरीर से निकालता है, वो ना निकल पाने की वजह से वो ब्रेन में उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो इसमें पेशेंट हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी, मतलब पेशेंट भ्रम वाली स्थिति में पहुंचता है, कई बार तो कोमा में भी पहुंच जाता है। और मुख्यतः जो शराब पीते हैं, जिन्हें हेपेटाइटिस बी और सी का बीमारी है या फिर कोई ऑटोइम्यून डिसीज़ चल रहा है, उसमें ये पाया जाता है। तो ये सारी स्थितियाँ होती है जो लीवर की खराबी की तरफ इशारा करती है। कई बार ये खराबी अचानक भी बनती है, इसे हम एक्यूट लीवर फेलियर कहते हैं, जो मुख्यतः ड्रग्स जैसे पैरासिटामोल, कोई पेन किलर्स, कोई इंसेक्टिसाइड या कंपाउंड पॉइजनिंग, या भारत में जो इन्फेक्शन कॉमन है हेपेटाइटिस ए, ई, हेपेटाइटिस बी, इनके द्वारा भी लीवर अचानक खराब हो जाता है। पहले से उनका लीवर स्वस्थ होता है, बट ये टॉक्सिक मटेरियल या फिर इन वायरसेस के वजह से लीवर में अचानक से खराबी आ जाती है, जिसमें मरीज़ को डीप जॉन्डिस हो जाता है, मरीज़ का खून पतला हो जाता है, वो एक गफलत की स्थिति में पहुंच जाता है। और इस स्थिति में ट्रांसप्लांट के अलावा कोई और चीज़ उसका जीवन बचाने में कई बार सक्षम नहीं ठहरती। तो मैं डॉक्टर राहुल सक्सेना सर से पूछना चाहूँगा कि कोई क्राइटेरिया होता है जिसके ऊपर से हम डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट को हमें लिवर ट्रांसप्लांट की लिस्ट पे लेना है? कोई लक्षण है जिसके ऊपर से हमें वो लिस्ट बनाते हैं? जैसे डॉक्टर शशांक ने बताया कि लिवर ख़राब होने के बाद की जो कंडीशंस हैं, खून की उल्टी, गफलत, पेट का पानी, पैरों की सूजन,
ये सब चीज़ों के वाला पेशेंट जब हमारे पास में आता है तो उसके टेस्ट किए जाते हैं। ये देखा जाता है कि लिवर के टेस्ट किए जाते हैं, सीटी स्कैन किया जाता है, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, देखा जाता है कि वो फिट है, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट ये ऑपरेशन जो है ये 12 से 14 घंटे का ऑपरेशन है। इसके लिए बॉडी की फ़िटनेस होना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर पेशेंट वो ऑपरेशन झेल ही नहीं पाएगा तो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। तो इसलिए ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। अगर इन टेस्ट पे वो फिट है, इन टेस्ट के अनुसार फिट है, स्टेबल है, तो वो उसका नाम वेटिंग लिस्ट में लगाया जाता है या फिर घर में किसी डोनर को ढूंढने के लिए कहा जाता है। बहुत बार लोग हमसे पूछते हैं कि मेंदुमृत व्यक्ति द्वारा लिवर डोनेशन या एक जीवित व्यक्ति द्वारा लिवर डोनेशन, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है? क्या मेंदुमृत व्यक्ति ब्रेंडेड व्यक्ति से पूरा लिवर मिलता है तो वो ज़्यादा बेटर है, या जीवित व्यक्ति से आधा लिवर मिलता है वो ज़्यादा बेटर है? सो दोनों ही तरह के डोनेशंस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के रिज़ल्ट सेम है। अगर एक बीमार व्यक्ति है जो इस कंडीशन में है, जो थोड़ा वेट कर सकता है, तो उसका नाम वेटिंग लिस्ट में लगा दिया जाना चाहिए, ताकि जब कोई ब्रेंडेड व्यक्ति मिले हमें अपने ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए मिले तो उसके पास से लिवर मिल सके। अगर पेशेंट बहुत सीरियस है, पेशेंट को कैंसर है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो घर का कोई डोनर ढूंढना चाहिए जिसमें कि वो ऑपरेशन जल्दी हो सके। बट एक ब्रेंडेड डोनर से लिवर का मिलना, लिवर डोनेशन या जीवित व्यक्ति से लिवर डोनेशन, सो दोनों ही ऑपरेशंस का सक्सेस रेट एक ही है, इक्वल है। सिर्फ अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग वेटिंग का टाइम है, बट रिजल्ट्स एक ही हैं। इसलिए दोनों ही तरह का डोनेशन इक्वली इम्पोर्टेंट है, दोनों ही तरह का डोनेशन अच्छा है। बट जैसा आपने पहला पॉइंट कहा कि जितना लेट होता है, पेशेंट फिट नहीं रहता है तो वो सर्जरी नहीं झेल पाता, तो वो एक चीज़ हमें ज़रूर शायद ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे नहीं कि हमें पता है बीमारी के बारे में, लीवर की बीमारी बढ़ रही है, ये हमारे आंखों के आगे बढ़ रही है, बट हम टालते जाए चीज़ें, और जब एकदम विकट स्थिति आ जाए तब हम डॉक्टर के पास पहुँचे और तब हम ये ट्रांसप्लांट की सारी जद्दोजहद चालू करें। उस समय शायद पेशेंट को उतना मौका भी नहीं मिल पाता कि वो सर्जिकल टेबल तक पहुँच भी पाए। मैं और डॉक्टर शशांक हम एक साथ एक तरह के पेशेंट्स देखते हैं। हमारी टीम काफ़ी सारे पेशेंट्स के ट्रांसप्लांट से जुड़ी है, लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं हम। बट हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि पेशेंट्स हमारे पास में बहुत लेट स्टेज में पहुंचता है, जब तक वो बहुत सारे डॉक्टरों से मिल चुका होता है, बहुत सारी जगहों पे घूम चुका होता है। पेशेंट को कहीं उम्मीद होती है कि किसी तरह की दवाइयों से उसको फ़ायदा हो जाएगा, ये ट्रांसप्लांट जैसे बड़े ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर शशांक, क्या लगता है, आपका क्या मत है? क्या दवाइयों से फ़र्क पड़ता है? दवाइयों का कोई रोल है इस बारे में? दवाइयाँ जो लीवर सिरोसिस मतलब लीवर का एक एंड स्टेज है, उससे रिकवरी नहीं है। एक वो स्टेज अगर पहुंच गया तो कोई भी ऐसी दवाई अभी नहीं है जो एक डिकम्पनसेटेड सिरोसिस को हेल्दी लीवर में कन्वर्ट कर सके। तो जो दवाइयाँ दी जाती है, जैसे पेट में पानी भरता है तो पेशाब के द्वारा निकालने की दवाई दी जाती है, कई बार पानी बहुत ज़्यादा भरता है, मरीज़ को दिक्कत रहती है तो पेट में सुई डाल के पानी निकाला भी जाता है, कभी खून की उल्टी होती है तो उन्हें छल्ले चढ़ाया जाता है एंडोस्कोपी द्वारा, गफलत की स्थिति हो तो उसमें कुछ दवाइयाँ दी जाती है। बट ये सारी जो दवाइयाँ हैं ये टेम्पररी लीवर सिरोसिस से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को उस समय टेम्पररी एड्रेस करने के लिए होती है, ये कोई बीमारी को जड़ से ठीक नहीं कर रही होती है। क्या लिवर ठीक करने की दवा किसी के पास नहीं है? ना हमारे पास है, ना अमेरिका में है, ना आप किसी दूसरी जगह चले जाओ वहाँ पर है। या कोई कितना भी दावा कर दे कि भाई हम ये करके वो ठीक कर देंगे, तो वो दावे खोखले ही होते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ लीवर जो सिरोटिक हो चुका है वो किसी भी दवाई से या किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं हो सकता। एक बार जो चीज़ खराब हो चुकी है उसे नॉर्मल दवाइयों के द्वारा तो नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से ये भ्रम में रहना कि भाई कोई और अल्टरनेट मेडिकेशन कर लेंगे या फिर किसी और ज़्यादा डॉक्टर्स को दिखाएंगे और कई बड़े शहर में जाके दिखाएंगे तो कुछ अलग होगा, इसमें कई बार हम अपने ही मरीज़ का नुकसान करते रहते हैं। मरीज़ कई बार ये होता है कि एक बार जब फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में प्रेजेंट करता है, एक वो स्थिति अलग होती है, जब वो बार बार नए नए कॉम्प्लिकेशन के साथ जब डॉक्टर को मिलता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो हर बार वो पिछले बार से ज़्यादा सीरियस होता है, वो उसका जो सर्वाइवल का चांस है वो कम होते जाता है, और इवन फिर ट्रांसप्लांट से जो उससे फ़ायदा होने वाला है वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी गिरावट आने लगती है। तो जो उचित निर्णय है वो उचित समय पे लेना भी उतना ही ज़रूरी है।
तो अगर हम बात करें तो बिना ट्रांसप्लांट के एक सिरोटिक पेशेंट जिसका लिवर ख़राब हो गया है उसके 1 साल तक ज़िंदा रहने के चांसेस सिर्फ 15 से 25% है। अगर हम ट्रांसप्लांट के साथ बात करें तो ट्रांसप्लांट होने के बाद में ये सारे पेशेंट 95% तक पेशेंट्स साल भर ज़िंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं, और 90% पेशेंट 5 साल तक जीवित रहते हैं। तो ये जब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक पेशेंट जो बिना ट्रांसप्लांट के शायद साल भर ना देख पाए, वो उसकी ज़िंदगी आगे की अच्छी निकलती है। और अब लिवर ट्रांसप्लांट होके 40-45 साल बाद वाले पेशेंट्स भी अच्छे हैं। हमने जब मैं आज से 2-3 साल पहले हमने एक ऐसा किस्सा सुना कि एक बच्चा भारत का पहला बच्चे का ट्रांसप्लांट हुआ था जब वो 1.5 साल का था। अब वो आज खुद डॉक्टर बन गया है। सो ट्रांसप्लांट जो है एक अच्छा ऑपरेशन है, अच्छी सक्सेस रेट है। बिना ट्रांसप्लांट के शायद पेशेंट 1 साल भी ना देख पाए, लेकिन ट्रांसप्लांट के साथ ज़िंदगी अच्छी बीतेगी। सही सर, क्योंकि ये जो एनकरेजिंग स्टोरीज़ है जो आपने बताया कि जो 1.5 साल का बच्चा है आज वो खुद डॉक्टर बन गया है, ये स्टोरीज़ कहीं ना कहीं हमें जनता में पहुंचाने की ज़रूरत है। प्रोबेबली ये रियल लाइफ एग्जांपल्स ही लोगों का ट्रांसप्लांट और डोनेशन के बारे में मन बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं, अगर हम ऑर्गन डोनेशन की तरफ आएँ तो ये पूछते हैं कि क्या अगर हमारा कोई परिचित है जो घर पे है और उसकी मृत्यु हो गई है तो क्या ऐसा व्यक्ति भी ऑर्गन्स डोनेट कर सकता है? डेफिनेटली 2 तरीके के डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट होते हैं। एक ब्रेन डेड ट्रांसप्लांट डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट होता है, कार्डियक पोस्ट कार्डियक अरेस्ट डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट होता है। तो ब्रेन डेड डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट मतलब ये होता है कि ब्रेन स्टेम डेथ हो चुकी है, दिमाग काम नहीं कर रहा, बट उसका हार्ट अभी भी पंप कर रहा है, उसकी नसों में अभी भी खून का प्रभाव है और इसलिए बाकी ऑर्गन्स अभी भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा डोनर, जैसे सर ने कहा, ये 7 से 8 लोगों की जान बचा सकता है। ये किसी और को अपने 2 फेफड़े, 2 किडनियाँ, लीवर, कॉर्निया, स्किन, ये सारे ऑर्गन्स दे सकता है। और जो पोस्ट कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट हैं वो भी आई डोनेट कर सकते हैं, उनका भी स्किन डोनेशन हो सकता है। कहीं पे आजकल बोन बैंक और वेसल बैंक और वेसल्स का भी, ब्लड वेसल्स का भी डोनेशन का प्रोग्राम है। उनमें भी ये मरीज़, ये जो मृत व्यक्ति है, ये कई जिंदगियों को रोशन कर सकता है। तो डोनेशन के बारे में जो मन में जो लोगों के जो डाउट्स है, जो डर है, एक हमारे परंपरा और बाकी जो हमारा कल्चर है उसमें कई बार मैंने सर का एक इंटरव्यू भी सुना था जिसमें सर ने इस चीज़ को एड्रेस किया था कि कई बार लोगों के मन में पुनर्जन्म और ये सारी चीज़ें भी रहता है। इस वजह से भी एक वो रिलीजियस एक हिंडरेंस रहता है कि भाई ये करने से और कोई तो दिक्कत नहीं होगी। बट मेरे हिसाब से तो ऑर्गन डोनेशन जैसी कोई और दूसरी पुण्य की चीज़ नहीं है। आप लिविंग अगर डोनेट कर रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में किसी और की ज़िंदगी में फ़र्क एक पैदा कर रहे हैं। अगर आपका कोई परिजन मृत भी हो रहा है तो वो जाते जाते कितनों को नई जिंदगियां दे जाता है। और एक्चुअली तो अपने मरने के बाद में बाकी 8 लोगों को ज़िंदगी देना, यही एक तरीके से आपका पुनर्जन्म है। सो अपने साथ में ऑर्गन्स ले जाने से तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आपके और अवयव, आपके अंग या तो जला दिए जाएंगे या फिर दफना दिए जाएंगे। बट अगर किसी और को ज़िंदगी देते हैं तो आप हमेशा के लिए आप जीवित रहोगे। कोई किसी और को आंखें मिलेंगी, किसी और को लिवर मिलेगा, किडनी मिलेगी, तो उससे आपकी ज़िंदगी बनी रहेगी, ज़िंदगी की कड़ी जो है वो चलती रहेगी। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि एक पेशेंट ब्रेन डेड होने के बाद में कितने घंटों में आप ऑर्गन्स निकाल सकते हैं। सो देखा जाए तो 12 से 24 घंटे या 48 घंटों के अंदर में ऑर्गन्स निकालने चाहिए। बट हर ऑर्गन का एक टाइम लिमिट है। एक बार डोनर के बॉडी से बाहर आ गए तो कितने घंटे में ट्रांसप्लांट होना चाहिए, इसका हर ऑर्गन का एक अलग अलग लिमिट है। जैसे अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर को 12 से 24 घंटे में ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। अगर किडनी की बात करते हैं तो वो 24 से 48 घंटे तक ट्रांसप्लांट की जा सकती है। हार्ट और लंग 4 से 6 घंटे में ट्रांसप्लांट होना चाहिए। सो जितना जल्दी हो सके डिसीजन लेना है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑर्गन डोनेशन के बारे में सोचना है और ऑर्गन्स डोनेट करने हैं, ये अपने ब्रेन डेड किसी परिजन के। सही चीज़। और एक जानकारी और साझा करना चाहेंगे कि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए कुछ स्पेसिफिक सेंटर्स है, उसके लिए अप्रूवल लगता है, लाइसेंस लगता है। बट
अगर ब्रेन डेड पेशेंट से अगर वो ऑर्गन डोनेशन करना है तो उसके लिए कोई हॉस्पिटल को उस चीज़ के लिए लाइसेंस्ड रहना कहीं भी किया जा सकता हाँ है। वो आवश्यक नहीं है। अगर आप विलिंग है आपके परिजन का ऑर्गन डोनेशन के लिए, तो जो जोनल ट्रांसप्लांट कमेटी है वहाँ तक ये बात अगर पहुँचा दी जाए तो वहाँ से उस जो ब्रेन डेड व्यक्ति है उससे ऑर्गन रिट्रीव किए जा सकते हैं। और उससे कई लोगों की ज़िंदगियों में हम डेफिनेटली एक सकारात्मक फ़र्क कर डाल सकते हैं। तो ये भी कोई हिंडरेंस नहीं है कि भाई ये कोई हमारा पेशेंट इस हॉस्पिटल में एडमिट है तो यहाँ से ऑर्गन कैसे रिट्रीव होंगे। नागपुर में ऑर्गन रिट्रीवल टीम मौजूद है। यहाँ से कई ऑर्गन्स बाहर से भी नागपुर आए हैं और यहाँ से भी नागपुर से भी बाहर ऑर्गन डोनेशन के लिए गए हैं। तो ये कोई हिंडरेंस कभी नहीं रहता। डॉक्टर शशांक, ये भी बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ऑर्गन डोनेशन में क्या पैसा लगता है, क्या उसमें खर्चा आता है। अगर हम हमारे परिजनों के ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं तो इसमें हमें भी फाइनेंशियली कुछ देना होगा या हमें फाइनेंशियली कुछ लाभ होगा, तो इसके बारे में भी बताइए। ये पूर्णतः एक डोनेशन है। डोनेशन मतलब इसमें पैसे का व्यवहार नहीं रहता है। ये एक टोटल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे होने वाली चीज़ें हैं। आप किसी अपने परिजन का ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं तो वो आपका एक स्नेह है जो आप उनको ज़िंदा रखना चाहते हैं उनके मरने के बाद भी। और कोई लीवर जो डोनर है जो लाइफ डोनेट कर रहा है वो भी अपने परिजन के लिए ही करता है। तो इसमें पैसे का कोई ऐसा हिंडरेंस नहीं है। तो ये चीज़ सबने अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि कोई फाइनेंशियल इसमें एस्पेक्ट है। ये टोटली एक ह्यूमैनिटेरियन एक अप्रोच है, ह्यूमैनिटेरियन एक मैं कहूँगा मिशन है जो हम सब ने विद पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक पार्टिसिपेशन और आगे बढ़ाना चाहिए। राहुल सर, जो डिसीज़ डोनर ट्रांसप्लांट होते हैं उनमें विद फॉलोअप लाइव डोनर ट्रांसप्लांट के फॉलोअप में कुछ फ़र्क होता है? नहीं, जैसा मैंने बताया कि दोनों ही तरह के ट्रांसप्लांट जो है वो सिमिलर है, सिमिलर सक्सेस रेट है, दोनों में इक्वल रिजल्ट्स मिलते हैं। दोनों के फॉलोअप्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है, खासा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ऐसा है कि अगर जीवित व्यक्ति डोनेट कर रहा है तो डोनर का भी शुरू के 1 से 2 महीने में फॉलोअप रखना होगा। पेशेंट्स दोनों में ही सिमिलर फॉलोअप है, सिमिलर रिजल्ट है। अगर हम बात करें ट्रांसप्लांट के बाद के खर्चे की, लिवर ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं हम, लिवर ट्रांसप्लांट के बाद के खर्चे की, तो वो भी पहले आज से 10 साल 15 साल के मुकाबले आज वो ट्रांसप्लांटेशन के बाद का खर्चा भी बहुत कम हो गया। ट्रांसप्लांटेशन अगर हम बात करें तो आज एक कॉमन आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी की रेंज में आ गया है। जब आज से 15-20 साल पहले 60 लाख रुपया 70 लाख रुपया इस लगता था, बट आज सारे जो लिवर ट्रांसप्लांट्स हैं ये कम होके 15 से 20 लाख के रेंज में आ गए हैं। इसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें मदद मिल जाती है। चीफ मिनिस्टर फंड है, प्राइम मिनिस्टर फंड है, कुछ ट्रस्ट हैं, कुछ NGOs हैं जो पैसा देते हैं। अगर पेशेंट एक छोटा बच्चा है तो उसके लिए तो जितना पैसा है वो सारा का सारा जमा हो जाता है। ट्रांसप्लांट के बाद का खर्चा अगर हम पकड़ें तो शुरुआत के 2-3 महीने का खर्चा 25 से 50 हज़ार रुपया है। उसके बाद में हर महीने का खर्चा जो है वो 2,000-3,000 रुपये आता है। और इसके लिए भी गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखी है। ये सारी दवाइयाँ सरकारी जो हॉस्पिटल हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी अवेलेबल हैं। तो लिवर ट्रांसप्लांट जो है आज एक एस्टैब्लिश्ड ऑपरेशन है, एक अच्छा ऑपरेशन है जो करने में पेशेंट को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। खर्चा पानी जो है वो अरेंज किया जा सकता है। और विद टाइम सर दवाइयाँ भी कम, रिक्वायरमेंट भी कम होते जाती है, आपका बिल बर्डन भी कम हो जाता है। 10, 12, 15 दवाइयाँ लगती हैं जो धीरे धीरे समय के उसके साथ में एक दवा पे आ जाएगी। एक्चुअली ट्रांसप्लांट के बाद किसी भी तरह का ट्रांसप्लांट हो, किडनी हो, हम हार्ट की बात करें, लंग की बात करें, 1 साल से 2 साल के बाद में दवाइयाँ जो हैं 1 या 2 गोली रह जाती है। जैसे हम डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, वैसे 1 या 2 गोलियाँ खा के ही सारा काम हो जाता है। मतलब एक पोस्ट लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट भी एक नॉर्मल
व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लग व्यतीत जाए कर सकता है। इसीलिए ऑर्गन डोनेशन का यही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एक व्यक्ति एक पेशेंट जो बिस्तर पे लेटा हुआ है, जो बिना लिवर के बिस्तर से उठ नहीं सकता, पेट में पानी भरा है, चल नहीं सकता क्योंकि हाथ पैरों में ताकत नहीं है, वो व्यक्ति ट्रांसप्लांट के बाद में शुरू के 1 से 2 महीने के बाद में अपना सारा काम खुद करने लायक हो जाएगा। हमारे पेशेंट्स हैं जो अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, कुछ लोग घूमते हैं, अपना ज़िंदगी अच्छे से बिता रहे हैं। सो ये समझ ही नहीं आता बहुत बार कि ये इन्होंने कभी इतने बीमार थे कि अपने बिस्तर पे से नहीं उठ पाते थे। जो ऑर्गन डोनेशंस किए, जिन डोनर्स ने दिए उनको, उनसे एक, जैसा आपने बोला, एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और ये प्रभाव सिर्फ पेशेंट्स की ज़िंदगी पे नहीं है, ये उनके साथ में जो लोग रह रहे हैं। हमारे इंडियन कल्चर में सिर्फ एक आदमी की ज़िंदगी पे असर नहीं पड़ता है, हमारे साथ की फैमिलीज़ होती हैं, दोस्त होते हैं, उन सब की ज़िंदगी पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, सकारात्मक प्रभाव है, ये सबके ऊपर आता है। और ये हमें इनकरेज भी करता है। ये पेशेंट जब हमारे ओपीडी में फॉलोअप के लिए आते हैं, हाँ। तब ये कहीं ना कहीं हमें इनकरेज करता है, और कई बार हम इन लोगों का एग्जाम्पल भी देते हैं। रादर हमने अभी ये भी चालू किया है कि जिन्हें ट्रांसप्लांट के बारे में शंका हो, सोच रहे हो, तो हमारे जो जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है उन पेशेंट से भी हम उनका संवाद कर सकते हैं, जिससे उनके जो एक पेशेंट के अपने लेवल पे जो डाउट्स होते हैं, जो हेजिटेशन होता है, जो उनके मन में शंकाएं होती है, वो एक पेशेंट, दूसरा पेशेंट जिसका लिवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, उससे बात करके प्रोबेबली वो और खुली तरह से बात करके और बेटर तरीके से उसका निराकरण समझ पाए कि भाई प्रोसेस कैसा है, उसके बाद कैसा रह सकता है। सर, एक पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट की जो आपने बात की, तो कई बार ऐसा भी होता है सर कि एक अगर डिसीज डोनर है और वो एक लिवर कई बार 2 लोगों के भी काम में आ जाए। हाँ, ये डोनेशन का, लिवर डोनेशन का ये एक अलग पहलू है, जिसमें अगर डोनर कोई यंग व्यक्ति है जिसको जो स्टेबल है, जो बहुत बुरी हालत में नहीं है, तो उसका एक लिवर जो हमें मिल रहा है उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट जो है किसी वयस्क या एडल्ट आदमी के बॉडी में लगा दिया जाएगा, दूसरा पार्ट जो है किसी बच्चे में ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों को वेट के हिसाब से कम लिवर की ज़रूरत है, और अगर वेट के हिसाब से दोनों को में वो लिवर एडजस्ट हो गया, तो एक लिवर डोनेशन से 2 लोगों को ज़िंदगी मिल सकती है। इससे बढ़िया और चीज़ क्या है? तो ये बड़े शहरों में हो रहा है, दिल्ली में, बॉम्बे में, चेन्नई में हो रहा है। हम भी ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो हम लोग भी ये करेंगे, कर सकते हैं। सर, जो लिविंग डोनर होता है, जिसका हम लिवर का हिस्सा एक निकालते हैं, तो हम लगभग कितना हिस्सा उसका निकालते हैं? कुछ इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया है? हम कैसे अंदाज लगाते हैं कि आमतौर पे जैसे डॉक्टर शशांक, अगर एक एडल्ट आदमी है तो उसको लिवर का जो डोनर लिवर का अराउंड 60% हिस्सा जो है वो निकाला जाता है। सो ये बेसिकली जैसा आपने बताया कि लिवर का साइज जो है वो पेशेंट के वेट के हिसाब से है। सो 2% ऑफ द बॉडी वेट है। सो उस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है, उस हिसाब से लिवर का डिसाइड किया जाता है कि राइट साइड लगाना है, लेफ्ट साइड लगाना है। अगर हम राइट साइड लगाना चाहते हैं तो अराउंड 60% हिस्सा है जो निकाल के लगाया जाएगा। अगर हम लेफ्ट साइड लगाना चाहते हैं तो अराउंड 20 to 30% हिस्सा है जो लगाया जाएगा। ये सब कुछ वेट के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं CT स्कैन पे, MRI के, जो ये डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से ट्रांसप्लांट किया जाएगा। और लिवर डोनेशन से आप ये, मुझे लगता है ये भी लोगों के मन में एक शंका है कि अगर हम डोनेट करना चाहते हैं ऑर्गन तो उसका प्रोसीजर क्या है। अभी यहाँ हमारे पहले काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने बात की है, बट फिर अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो एक बार मैं फिर से वो प्रोसीजर जो है आम जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे घर में हम कुछ डोनेशन, हमारे घर में कोई ऐसा पेशेंट है जो बहुत बीमार है, मेंदुमृत है, तो उसके बारे में, जैसे कि उसके बारे में जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसको इन्फॉर्म किया जाता है। एक बार कमेटी को इन्फॉर्म किया गया तो कमेटी डॉक्टर्स का, जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट है पेशेंट, वहाँ के डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करेगी। वो डॉक्टर्स उस पेशेंट का एग्जामिन करेंगे, उसको देखेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि ये पेशेंट सच में ब्रेन डेड है या नहीं है।
एक एपनिया टेस्ट नाम से एक टेस्ट है जो किया जाता है, 2 बार किया जाएगा, पहली बार फिर 6 घंटे के बाद फिर से किया जाएगा, दोनों बार टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर उस पेशेंट को ब्रेन डेड डिक्लेयर किया जाता है। एक बार पेशेंट ब्रेन डेड डिक्लेयर हो गया तो जो जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो अपनी लिस्ट के हिसाब से वो उसके ऑर्गन्स को ज़रूरतमंद पेशेंट्स को आवंटित करेगी। ये सारा काम जो है जैसा मैंने बताया कि ब्रेन डेड होने के बाद में अगले 12 से 24 घंटे में कर दिया जाता है। एक बार आवंटन होने के बाद में फिर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर किया जाएगा। अगर हम लिविंग डोनर की बात करें तो जैसे आपने बताया है कि डॉक्टर्स पहले देखेंगे, पहले ये डिसाइड करेंगे कि पेशेंट फिट है, फिर घर में ब्लड ग्रुप के हिसाब से डोनर को ढूंढा जाएगा। डोनर एक बार पता चल जाता है तो उसका कितना वेट है पेशेंट का, डोनर का वेट क्या है, लिवर का साइज़ क्या है, उसके हिसाब से लिवर का डोनेशन किया जाएगा। राइट सर। अमूमन ये सारे प्रोसेस को अगर एक व्यक्ति आज अपने ओपीडी में आए और आपसे कहे कि सर हम लीवर ट्रांसप्लांट के लिए तैयार है और ये हमारे रिलेटिव है, ये देना चाहते हैं और हमें प्रोबेबली पता भी चल जाए हाँ उसी ब्लड ग्रुप के है, ही अपीयर्स टू बी फिट, हम आगे जांच करेंगे ही। अमूमन ये जब डिसाइड होता है और फाइनली जब पेशेंट ऑपरेटिंग टेबल पे आता है अमूमन इसमें कितना समय लगता है जो ये सारा प्रोसेस है, कमेटी में अप्रूवल लेना, बाकी सारी जांचें करना? तो ये सही बोला डॉक्टर शशांक कि ये प्रोसेस को टाइम लगेगा। अब टाइम क्यों लगेगा? सबसे पहले है हमें पेशेंट की फिटनेस देखनी है, हमें डोनर की फिटनेस देखनी है, इसके बाद में हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। सो हर लिविंग डोनेशन यानी जीवित व्यक्ति से लिवर लेने के लिए हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। एक 10 मेंबर्स की कमेटी है जो मेडिकल कॉलेज नागपुर में बैठती है। इस कमेटी के पास में आपको फाइल डालनी पड़ती है, आपको इनकी मीटिंग होती है, इसमें डोनर को पेशेंट को दोनों को बुलाया जाता है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है। एक बार ये कमेटी संतुष्ट है कि ये डोनेशन प्रोसेस आगे बढ़ सकता है, इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। डोनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोनर और रेसिपिएंट, डोनर और पेशेंट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो, दोनों एक ही परिवार के हों। तो अगर ये सब कुछ ओके है तो वो कमेटी परमिशन देगी। एक बार कमेटी परमिशन देगी उसके बाद आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो और उसके लिए टाइम लिमिट मिलती है, हमें कुछ दिन का टाइम मिलता है जिसमें आप कभी भी वो ट्रांसप्लांट कर सकते हो। ओके सर, अगर परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति अगर लीवर डोनेशन की इच्छा जताए तो उसमें क्या कोई क्लॉज है, कोई ऐसे कुछ परिवार के बाहर का व्यक्ति, जैसे हम बात करते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर में कोई नहीं है, सन्यासियों की बात करें या साधु बाबा हैं उनकी बात करें, या फिर कोई पॉलिटिशियंस हैं, कोई लीडर है, नेता है हमारे जिनके घर में कोई नहीं है और कोई किसी कारणवश किसी प्रेमवश देना चाहता है, उनके डिसाइपल्स हो सकते हैं, उनके फॉलोअर्स हो सकते हैं जो अपने प्रेम से अपने ऑर्गन उन्हें देना चाहते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो ऐसे केस में उनको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से परमिशन। अगर गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही है तो आपको जो हाई लेवल की कमेटी है बॉम्बे में बैठती है उनसे परमिशन लेके आना पड़ता है, तभी आप और डोनेशन कर पाओगे। अमूमन तो जो फैमिली मेंबर्स है हाँ, उनसे ही वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फैमिली मेंबर अगर घर में है तो गवर्नमेंट जो लोकल कमेटी है वो आपको परमिशन दे देगी। बट अगर कुछ अलग तरह का डोनेशन है, घर का कोई फैमिली मेंबर फिट नहीं है, कोई है नहीं अवेलेबल, तो आपको परमिशन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। राइट सर, लीवर ट्रांसप्लांट के बाद में मरीज को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ है? देखिए, लिवर नहीं, किसी भी ऑर्गन के ट्रांसप्लांट के बारे में अगर हम बात करें तो उसके बाद में इन्फेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा है। इन्फेक्शन क्यों होता है? क्योंकि नया ऑर्गन जब बॉडी में आएगा तो नए ऑर्गन को बॉडी में काम करने के लिए और बॉडी उसे रिजेक्ट ना करे इसलिए हम बॉडी की इम्यूनिटी कम करते हैं, कुछ स्पेशल तरह की दवाइयाँ देते हैं, इम्यूनोसप्रेशन बोलते हैं इसे। अब बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। अब ये इन्फेक्शन कब होगा? तो शुरुआत के 1 महीने से 3 महीने तक का जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उस टाइम पे हर जो पेशेंट है उसे अपना ख्याल ज़्यादा रखना है, अच्छे से रखना है, अच्छा खाना खाना है, साफ़ सुथरा पानी पीना है, आपको जो है बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगहों पे नहीं जाना है। और एक बार ये समय बीत जाएगा, एक बार धीरे धीरे आपकी बॉडी इस नए ऑर्गन के साथ में, भले किडनी है, लिवर है, लंग्स है, हार्ट है, उनके साथ एडजस्ट कर लेगी, तो फिर आप अपना नॉर्मल काम चालू कर सकते हो। बट जो शुरू का टाइम है ये, इसमें इन्फेक्शंस का ध्यान रखना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सर, क्या कोई व्यक्ति पहले से ही एक कोई फॉर्म भर के या फिर
कोई एक जो जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें एक अप्रूवल के लिए कुछ एप्लीकेशन डाल के कि मैं अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहूँगा, ऐसी कोई प्रक्रिया है, ऐसा कुछ? नहीं डॉक्टर शशांक, जैसे आप जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में ये तरीके से ऑर्गन डोनेट नहीं हो सकते। ऑर्गन डोनेशन के लिए आपके जो जब कोई व्यक्ति ब्रेन डेड है, मेंदु मृत है, तो उसके जो करीबी रिलेटिव है उनकी परमिशन ज़रूरी है। सो भले ही हमने अपने फॉर्म भर रखे हैं, हमने डोनर कार्ड बना रखा है, लेकिन अगर जिस टाइम पे वो पेशेंट मेंदु मृत होता है, ब्रेन डेड होता है, वो टाइम पे उन सब का कोई वैलिडिटी नहीं है। उस टाइम पे आपके जो करीबी लोग हैं उनकी परमिशन ज़रूरी है। इसलिए अगर मैं इस माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर जो लोग हैं, अगर आप में से कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहता है, हम अंग दान करना चाहते हैं, अवयव दान करना चाहते हैं, तो सिर्फ कार्ड भरने से, सिर्फ फॉर्म भरने से काम नहीं होगा। आपको जो अपने परिचित हैं, अपनी पत्नी है, बेटा है, बेटी है, अपने आसपास के लोग हैं, उनको बता के रखना है। अब वो आप उन्हें बताएंगे तभी वो उस टाइम पे परमिशन दे पाएंगे। एक उदाहरण के लिए घटना बताता हूँ। 2018 में एक बच्ची थी 6 साल की, जिसने अपने स्कूल में ऑर्गन डोनेशन के ऊपर में एक स्किट किया था, एक डांस परफॉर्मेंस किया था। तो वो उससे इतनी इन्फ्लुएंस थी कि उसने अपने घर पे आके बोला, अपनी मम्मी से बोला, पिताजी से बोला कि मैं अगर कुछ हो गया तो मैं मेरे ऑर्गन्स डोनेट कर दूँगी। अब हमारे छोटे बच्चों के मुंह से कोई भी ये सुनना नहीं चाहता, सबके लिए अटपटा होता है। उनके माँ बाप ने भी सुना और सुन के हंसी में टाल दिया। बट देखिए, ये विडम्बना है कि कुछ टाइम में उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। एक अपने मामा की बाइक पे जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया और गिरी और वो ब्रेन डेड हो गई। तो उसने अपने घर पे बोल रखा था, जब उनके मम्मी पापा हॉस्पिटल आए तो उन्हें उनके दिमाग में कहीं बैक ऑफ द माइंड था, जब उन्हें बताया गया तो उन्होंने बोला हमारी बेटी ने हमसे ये कहा था, अभी की बात है, तो हम उसकी उस इच्छा का सम्मान करना चाहते हैं। और उन्होंने वो जो है ऑर्गन उसकी बच्ची के ऑर्गन डोनेट किए, 8 लोगों को नई ज़िंदगी मिली। ये जो चीज़ थी उस साल, ये सबसे बड़ा काम था। तो भारत सरकार ने उस बच्ची के माता पिता को दिल्ली में पुरस्कृत किया, एक तरीके से टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दिया कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा डिसीजन लिया उस समय की इमोशनल टर्मोइल वाली स्थिति में भी उन्होंने हाँ वो कदम उठाया। हाँ। एक सवाल और एक है कि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद में जब एक सिरोटिक पेशेंट में जब वो लीवर फिट करते हैं तो वो पूरी तरह रीजनरेट होके अपना काम कितने दिनों में लगभग हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चालू करे और दवाइयों की रिक्वायरमेंट भी फिर उस वजह से कम हो? सो डॉक्टर शशांक, लिवर और किडनी दो अलग ऐसे ऑर्गन हैं जो टेबल पे ही काम करना चालू कर देते हैं। सो अगर हम किडनी की बात करें तो यूरिन बनना जो है, किडनी का मेन काम है यूरिन बनाना, तो यूरिन बनना टेबल पे ही शुरू हो जाता है। अगर हम लिवर की बात करें तो बाइल बनाने का काम लिवर को जैसे ही हम जोड़ते हैं वैसे ही शुरू हो जाता है, और नेक्स्ट 2 से 3 दिन में लिवर अपना जो काम है पूरी तरीके से शुरू कर देता है। हाँ, पूरे फंक्शंस के ऑप्टिमल लेवल पे पहुंचने को 4 से 5 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन काम जो है वो टेबल पे शुरू हो जाएगा। राइट। डॉक्टर शशांक, ये एक क्वेश्चन आया है कि लिवर डोनेशन क्या आई डोनेशन जैसा ही है, सेम है? इसके बारे में क्या बताएंगे? नहीं, एक दोनों में थोड़ा मूलतः फ़र्क है। लीवर डोनेशन आई डोनेशन के अलावा लीवर डोनेशन जो है, लीवर एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है, इसके कई सारे पहलू हैं। पोस्ट लीवर ट्रांसप्लांट भी हमें कई सारे पहलुओं पे नज़र रखना पड़ता है। असेसमेंट के कई सारे और पैरामीटर्स हैं। एक तो ये फ़र्क है। दूसरा, लीवर डोनेशन है उसमें जो कहा मैंने, डिसीज डोनर, लाइव डोनर, ये दो जो ग्रुप्स हैं, इसमें भी जो हम मैच करते हैं, जब डिसाइड करते हैं कि भाई ये पेशेंट को ये लीवर हम दे सकते हैं, तो हम एबीओ कंपैटिबिलिटी जो बाकी ट्रांसप्लांट्स है, किडनी ट्रांसप्लांट है या बाकी और ट्रांसप्लांट है, उसमें हम आरएस कंपैटिबिलिटी का देखते हैं। बाकी लीवर ट्रांसप्लांट में हम एबीओ कंपैटिबिलिटी को बेसिकली असेस करते हैं। आंखें जो है वो एवस्कुलर ऑर्गन है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है, तो आपको बहुत बार एबीओ इनकॉम्पैटिबिलिटी देखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस दूसरी बात है कि आंखों को डोनेट करने के लिए एक डेड आदमी से भी किया जा सकता है जिसका हार्ट बंद हो गया है, या ऐसा भी आदमी कर सकता है जो ब्रेन डेड है। इन कंपैरिजन लिवर जो है, वो जिसका हार्ट बंद हो गया है वो लिवर डोनेट नहीं कर सकता, जिसका जो ब्रेन डेड है वो ही सिर्फ अपना लिवर डोनेट कर पाएगा। राइट। सर, साथ में कई मतलब एक लास्ट टाइम एक पेशेंट थे
शी वॉज़ अ यंग फीमेल जो सिरोटिक थी, और फिर उसे ये भी पूछना था कि इन फ्यूचर पोस्ट लीवर ट्रांसप्लांट क्या वो फिर से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकती है, क्या ऐसे लिवर कुछ ही नहीं, गाइडलाइंस है? हाँ लिवर ही नहीं, अभी जो बाकी भी ऑर्गन्स हम बात करते हैं, अगर हार्ट की बात करते हैं, लंग की, किडनी की बात करते हैं, तो आगे प्रेगनेंसी होना, बच्चे होना, आगे नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ होना, ये अब कॉमन हो गया है। सो दवाई पहले ऐसे होता था कि ऑपरेशन बहुत ज़्यादा जटिल थे, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, बट अब अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, ऑपरेशन स्टैंडर्डाइज हो गए हैं। सो आगे की ज़िंदगी नॉर्मल जैसी होगी। आगे शादी, हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जिन्होंने आगे शादी की है, जिनके बच्चे हुए हैं, जो नॉर्मल मैरिड लाइफ बिता रहे हैं। Right. कुछ पेशेंट्स हैं जो 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 जिनके बच्चे हो गए हैं, जो मेल पेशेंट्स थे जिनके बच्चे हुए हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस ट्रांसप्लांट से, उनके ऊपर कोई बैड इफेक्ट नहीं आया है। जो मरीज मतलब साल भर भी जिसका जीना मुश्किल था, आज वो एक प्रोडक्टिव लाइफ जी रहा है। जी रहा है। और कई बार तो मतलब जो गाइडलाइंस है उसमें तो कुछ लोग आफ्टर 12 मंथ्स के लिए रिकमेंड करते हैं, कुछ आफ्टर 24 मंथ्स पोस्ट ट्रांसप्लांट भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने के लिए दे रेकमेंड। बट सब कुछ पॉसिबल है, और इवन जो दवाइयाँ चल रही होती है पोस्ट लीवर ट्रांसप्लांट, अगर कोई पेशेंट हमारी प्रेग्नेंट भी होती है तो उसमें भी जो हमारी जो दवाइयाँ हैं वो भी सेफ है कई मायनों में। बिल्कुल। स्टेरॉइड्स है, इवन अज़ाथाइरिन का प्लस माइनस है, बट स्टिल कोई ऐसे टेराटोजेनिक कंटिन्यूएशन में ऐसा नहीं दिखते हैं। अगर वो कंटिन्यू है तो वी कैन कंटिन्यू डेफिनेटली। सर आज के इससे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑर्गन डोनेशन जो है ये अंगदान ही एक श्रेष्ठ दान है। सबने ऑर्गन डोनेशन के बारे में सोचना चाहिए, एक संकल्प सबने लेना चाहिए। और जैसे सर ने एक पॉइंट कहा कि आप भले ही डिसाइड कर रहे हो कि आप ऑर्गन डोनेट करना चाहते हो, बट आपने साथ के साथ अपने परिवार को भी विश्वास में लेना है। आप खुद उस बारे में अगर आपकी इसमें अवेयरनेस है तो आपने कोशिश करनी है कि आपके परिवार तक भी वो बात पहुँचे। परिवार के जितने सदस्य इसमें आपके निर्णय के साथ सम्मिलित है वो भी खुद ऑर्गन डोनेट कर पाए तो वो भी एक काफ़ी सकारात्मक कदम रहेगा। हम मानेंगे कि हम ये जो सप्ताह आयोजित किया है IMA ने और नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, उसकी वो एक सफलता की तरफ बढ़ा है, ये हम उससे मान सकते हैं। अपने ऑर्गन्स आप अपने साथ मत ले जाइए। हम बस यही बोलना चाहते हैं कि अपने ऑर्गन्स अपने साथ ले जाएंगे, उन्हें दफना दिया जाएगा, उन्हें जला दिया जाएगा, उनसे वो ख़त्म हो जाएंगे, आपकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप अपने ऑर्गन्स किसी ज़रूरतमंद पेशेंट्स को देते हैं तो आप उसको नई ज़िंदगी देते हैं। आपका जो रूप है वो हमेशा बना रहेगा, आपकी ज़िंदगी चालू रहेगी। यही एक तरीके से बोला जाए तो यही एक पुनर्जन्म होगा, यही कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है और ऐसा ही होना चाहिए। मरने के बाद भी आपकी आंखें किसी को रोशनी देगी, आपका दिल किसी में धड़कते रहेगा, आपका लीवर किसी की ज़िंदगी बढ़ाएगा, किसी के परिवारजनों की ज़िंदगी में रोशनी करेगा। बिल्कुल। मरने के बाद भी आप जीवित रहेंगे इस दुनिया में, तो अवयवदान से दूसरा बड़ा और कोई दान नहीं है। मैं चाहूँगा कि हमारी बातें और हमारे पहले भी जो स्पेशलिस्ट आए उन्होंने सबसे बात की, आप तक पहुँचने की कोशिश की। हमारी इच्छा रहेगी, हमारी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि ये बात का सामान्य जनता तक पहुँचे और ऑर्गन डोनेशन में बढ़ोतरी हो, जिससे ये लीवर और बाकी जो ट्रांसप्लांट है सर्जरीज बढ़े और कई पेशेंट्स जिनकी ज़िंदगी में इन डोनेशन से फ़र्क पड़ सकता है वो पड़े, उनकी ज़िंदगी, उनके परिवारजनों की ज़िंदगी बढ़े। और प्रॉबली वो ऑर्गन डोनेशन से आपको भी जो संतुष्टि मिलेगी वो भी एक अलग चीज़ है, वो किसी और माध्यम से नहीं आ सकती। तो आज का हमारा संदेश यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ये जो उपक्रम है इसमें जुड़े, ऑर्गन डोनेशन के बारे में खुद भी पता करें और कोई जानकारी लेनी हो तो IMA से और NMC से संपर्क करें। हम कभी भी जानकारी और आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ मिलाएं। धन्यवाद। थैंक यू।